नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। कल 1 फरवरी है, हम लोग जानते हैं, और 1 फरवरी है इसका मतलब कल हमारे देश का बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी संसद में हमारे देश का आम बजट प्रस्तुत करेंगी। हर साल बजट प्रस्तुत होता है, हम लोग देखते भी हैं, दिन भर जो है बजट का एनालिसिस वगैरह चलते रहता है। लेकिन उसमें कुछ टर्म ऐसे होते हैं ना कि मतलब दिमाग से बाहर चले जाते हैं। कुछ इकोनॉमिकल टर्म्स ऐसे होते हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि एकदम दिमाग से बाहर चला जाता है। अब मान लिया अकेले बैठे हुए हैं तब तो खैर गूगल करके देख लिए, लेकिन अगर परिवार के साथ बैठे हुए हैं और कोई पूछ दिया कि भाई इसका मतलब बताओ, तुम तो पढ़ते लिखते हो, तो अब उस समय नहीं बता पाओगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। और वैसे भी यार जानना चाहिए देश की बजट के बारे में, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसको आसान भाषा में किस प्रकार से समझा जाए, यह मैंने सोचा। तो भैया इस प्रकार का वीडियो कोई अवेलेबल मुझे दिखा नहीं, मैंने सोचा कि यार एक वीडियो बना देता हूं जिससे आसान भाषा में सारे जितने भी टर्म्स होते हैं उनको समझाया जा सके। तो आज इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। कुछ 20 से 25 शब्द हैं जो कि बजट में प्रयुक्त होते हैं हर साल, और आपको समझने में कठिनाई होती है, मुझे भी कभी कभार कठिनाई हो जाती है। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। आइए अब देखते हैं 20 शब्दों को जो कि बजट में प्रयुक्त होते हैं। पहला है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण। जी हाँ दोस्तों, कहीं भी आपका जो संविधान है उसमें कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, हर जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का ही प्रयोग किया गया है। तो देखते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण होता क्या है। एक वित्त वर्ष में सरकार जितनी कमाई करेगा और उसका कहां कहां खर्च होगा, इस बात की पूरी जानकारी मुहैया कराने को बजट कहा जाता है। और यहां पर बजट जो है वही वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहलाता है, ठीक है, जो कि संविधान के अनुसार संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का ही प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं कि बजट की घोषणा के दौरान ही सरकार तमाम योजनाओं की भी घोषणा करती है, क्योंकि योजनाओं को चलाने में भी सरकार का पैसा खर्च होता है। वहीं टैक्स समेत तमाम तरह की राहतों की घोषणा भी बजट में ही की जाती है, क्योंकि यह भी सरकार के खर्च जैसा ही होता है, ठीक है। तो यह सब आपका वार्षिक वित्तीय विवरण में दिया जाता है, जो कि हर साल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। पहले लोकसभा में प्रस्तुत होता है, उसके बाद ही राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म। कितने तरह के होते हैं बजट, यह भी एक सवाल है। तो बजट जो है वह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है उसे बैलेंस बजट कहा जाता है, यानी कि संतुलित बजट, जिसमें सरकार की कमाई और खर्च जो होता है वो बिल्कुल ही बराबर होता है, ठीक है, उसको बैलेंस बजट कहा जाता है। दूसरा जो होता है वह है सरप्लस बजट। सरप्लस का मतलब होता है अधिक, ठीक है। तो इस बजट में क्या होता है कि सरकार की जो कमाई होती है, ठीक है, वो खर्च से ज्यादा होती है, मतलब जितना खर्चा करना है उससे ज्यादा सरकार की कमाई है तो उसको सरप्लस बजट कहेंगे। और तीसरा जो है वो है डेफिसिट बजट। डेफिसिट का मतलब ही होता है घाटा, यानी कि सरकार की कमाई जो होती है इसमें खर्च से कम होती है, मतलब आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये बात आप समझ सकते हैं। तो डेफिसिट बजट भी आप समझ गए बजट के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं फिनांस बिल यानी कि वित्त विधेयक के बारे में, और इसके बारे में जो है हम लोग वीडियो भी देख चुके हैं। संसद वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी इसके बारे में बताया हूं। तो बजट की घोषणाओं के बाद उसे लागू करने तक की प्रक्रिया काफी बड़ी होती है। यूनियन बजट को पेश करने के तुरंत बाद जो बिल पास किया जाता है उसे वित्त विधेयक कहते हैं। वित्त विधेयक में सरकार अपनी आय के तमाम स्रोतों को दिखाती है, मतलब कहां कहां से सरकार को आमदनी होने वाली है, जैसे टैक्स वगैरह हो गया, आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, तो इन सब के माध्यम से सरकार को आमदनी होती है ना। तो ये जितने भी स्रोत होते हैं सरकार को आमदनी के, वो सब इसमें दिखाए जाते हैं। आगे देखते हैं एप्रोप्रिएशन बिल यानी कि विनियोग विधेयक, ठीक है। वित्त विधेयक के साथ साथ सरकार बजट के दूसरे भाग को भी सदन के सामने रखती है, जिसे एप्रोप्रिएशन बिल यानी कि विनियोग विधेयक कहा जाता है। इसमें सरकार अपने खर्चों की जानकारी सदन में रखती है, तो इसमें जो है खर्च की जानकारी सरकार सदन में रखती है।
इससे पहले हम लोगों ने देखा था फिनांस बिल, वित्त विधेयक, जिसमें सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों को बता रही थी। अब एप्रोप्रिएशन बिल जो है उसमें, यानी कि विनियोग विधेयक में, सरकार जो है वो अपने खर्चों की जानकारी सदन में रखती है। ठीक है, तो दोनों में अंतर बहुत आसानी से समझिएगा, दोनों एक दूसरे का उल्टा है, एक तरह से मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई दर। बजट के दौरान इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई शब्द का बार बार जिक्र किया जाता है, और वैसे भी महंगाई डायन मार डालेगी, ये तो आप लोग सुने ही होंगे, पीपली लाइव का गाना है ना, तो महंगाई कौन नहीं जानता है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई दर से होता है, इसे परसेंट यानी कि प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। महंगाई दर बढ़ने का आसान मतलब है कि करेंसी की वैल्यू जो है वह गिर रही है, जिससे खरीदने की क्षमता घट जाती है। अब करेंसी का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, रुपया, भैया वो जो कराका नोट जो निकलता है हरा हरा, अब तो लाल भी निकलता है, तो वो जो नोटवा निकलता है बैगनी हरा लाल जो भी है, तो उसको कहते हैं करेंसी। अब करेंसी का वैल्यू घट रहा है, कहने का मतलब रुपया जो है उसका वैल्यू अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घट रहा है, जिससे खरीदने की क्षमता घट जाती है। अब खरीदने की क्षमता घटने का मतलब है कि मांग में कमी आ जाती है, जो भी डिमांड है मार्केट में उसमें कमी आ जाती है, तब करेंसी की वैल्यू घट रही है ऐसा कहा जाता है और महंगाई आ जाता है। आगे देखते हैं फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति के बारे में। सरकार किस तरह खर्च करेगी और टैक्स सिस्टम क्या होगा, यह उसका ब्लूप्रिंट होता है। मतलब फिस्कल पॉलिसी में सरकार तय करती है कि वह किस प्रकार से खर्च करेगी और टैक्स का जो सिस्टम होगा, जो स्लैब होगा, वह किस प्रकार का होगा। ठीक है, सरकार फिस्कल पॉलिसी तैयार करती है और रिजर्व बैंक मॉनिटरी पॉलिसी तैयार करता है। यह दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। फिस्कल पॉलिसी जो है वह सरकार तय करती है और मॉनिटरी पॉलिसी जो है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, अब इस पॉलिसी के तहत सरकार जो है वह महंगाई दर, बेरोजगारी दर और मौद्रिक नीति को लेकर फैसला करती है कि मतलब बेरोजगारी दर क्या है, मौद्रिक नीति क्या है, ये सब का आंकड़ा देख करके और उसके बाद सरकार जो है अपना जो नीति होता है, जो पॉलिसी होता है, उसको तय करती है। इकोनॉमिक हेल्थ के लिए इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। जो आपका अर्थव्यवस्था है उसका स्वास्थ्य यानी कि उसका सेहत कैसा रहेगा, अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होगी, उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो यह जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा। आसान भाषा में समझें तो ये सरकार के खर्चे और कमाई के बीच का अंतर है। ठीक है, अगर खर्चे सरकार की कमाई से अधिक हो जाते हैं तो उसे फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ठीक है, मतलब वही आमदनी 98 और खर्चा रुपया, खर्चा ज्यादा है और कमाई कम है। ठीक है, उसको फिस्कल डेफिसिट कहेंगे। आगे देखते हैं फिस्कल सरप्लस, तो ये जो होगा फिस्कल डेफिसिट का उल्टा हो जाएगा, राजकोषीय मुनाफा। अगर सरकार की कमाई उसके खर्चों से अधिक हो जाती है तो उसे फिस्कल सरप्लस कहते हैं। हालांकि ऐसी स्थिति नहीं आती है, बल्कि सरकार के सामने हमेशा यही चुनौती रहती है कि अपने फिस्कल डेफिसिट को कैसे कम करें। ठीक है, सरकार जो है अलग अलग योजनाएं जारी करती रहती हैं, अलग अलग नीतियों के जरिए खर्च करती रहती है ना, तो सरकार का जो खर्च होता है वही हमेशा अधिक होता है, उसका जो आमदनी होता है वो कम होता है। वैसे भी टैक्स बहुत कम लोग चुकाते हैं तो सरकार का आमदनी कम ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि राजस्व घाटा। ठीक है, सरकार हर साल कमाई का लक्ष्य निर्धारित करती है। अगर कमाई उम्मीद से कम होती है तो उसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब सरकार ने वित्त वर्ष के दौरान ज्यादा तेजी से खर्च किया है। दूसरे शब्दों में सरकार ने जरूरी खर्च के लिए कम से कम कमाई नहीं की। ठीक है, मतलब जितना खर्च के लिए कमाना जरूरी था उतना कमाई नहीं किया। ठीक है, विनिवेश यानी कि निजीकरण का फैसला रेवेन्यू डेफिसिट पर बहुत हद तक निर्भर करता है। ठीक है, ये विनिवेश शब्द जो है ना वो बार बार आता है बजट में, और मोदी सरकार के आने के बाद तो बहुत ही ज्यादा आ रहा है, तो इस शब्द को भी हम लोग समझेंगे। लेकिन यहां पर यह समझिए कि विनिवेश यानी कि निजीकरण का फैसला रेवेन्यू डेफिसिट पर बहुत हद तक निर्भर करता है। अब यहां पर राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा, इन दोनों में भी अंतर समझिए। राजकोषीय घाटा का मतलब क्या हो गया कि सरकार का जो खर्च था उससे कमाई सरकार की कम हुई। ठीक है, और राजस्व घाटा का मतलब है कि जितना कमाने का लक्ष्य हम रखे थे उतना कमा नहीं पाए। ठीक है, तो यह दोनों में अंतर है, यह बिल्कुल एकदम स्पष्ट रखिएगा अपने दिमाग में। नेक्स्ट देख लेते हैं प्राइमरी डेफिसिट के बारे में। तो फिस्कल डेफिसिट में पूर्व में लिए गए कर्ज पर इंटरेस्ट पेमेंट्स को
घटाने पर प्राइमरी डेफिसिट आता है। तो याद रखिएगा, फिस्कल डेफिसिट में जो पहले से लिए गए कर्ज का इंटरेस्ट पेमेंट है उसको घटा देंगे तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। फिस्कल डेफिसिट में सरकार की तरफ से लिया जाने वाला कर्ज और पुराने कर्ज पर चुकाया जाने वाला इंटरेस्ट दोनों ही शामिल होता है। प्राइमरी डेफिसिट में पुराने कर्ज पर चुकाए जाने वाले इंटरेस्ट को नहीं जोड़ा जाता है। भारत में फिस्कल डेफिसिट का बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज पर चुकाए जाने वाले इंटरेस्ट का ही होता है। यह भी याद रखने वाली बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश, आ ही गया वो शब्द। जब सरकार अपनी संपत्ति को बेचकर कमाई करती है तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जैसे एयर इंडिया को बेचने की बात चल रही है ना, LIC की कुछ हिस्सेदारी बेची गई है, BSNL की कुछ हिस्सेदारी बेची जा रही है। लोग तो कह रहे हैं कि सरकार जितना भी सरकारी चीज था सबको बेचा जा रहा है ना, सरकार देश को बेच रहा है, ऐसा भी आरोप लगाया जाता है मोदी जी पर, है ना। तो ये जो है वही विनिवेश है आपका, है ना। आगे देखते हैं, पिछले कुछ महीनों में सरकार तेजी से PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट, सार्वजनिक क्षेत्र के जो आपके इकाइयां हैं उनमें अपनी हिस्सेदारी बेच रही है और पैसा जुटा रही है। ठीक है, सरकार तमाम कंपनियों में हिस्सेदारी उसका IPO लाकर भी बेचती है। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, मतलब कि IPO का सीधा अर्थ समझिए कि किसी भी कंपनी को पब्लिक के सामने लाना। ठीक है, पब्लिक के सामने किस प्रकार से लाती है, जो आपका शेयर बाजार है उसमें कंपनी का हिस्सेदारी शेयर के भाव से बेचती है। ठीक है, जिसको आम पब्लिक भी खरीद सकती है या फिर संस्थागत व्यवसायी जो है वो भी खरीदते हैं। ठीक है, तो कुछ समय पहले ही सरकार IRCTC का IPO लाई थी और अब रेलवे की फाइनेंसिंग कंपनी IRFC का भी IPO कंपनी ला रही है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे शायद विनिवेश के बारे में, आसान शब्दों में मैंने समझाया है। आगे देखते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। यह शब्द ट्रेड के लिहाज से बेहद अहम है। ट्रेड मतलब होता है व्यापार। ठीक है, तो उसके लिहाज से बेहद अहम है। जब एक देश की तरफ से गुड्स और सर्विस की, गुड्स मतलब हो गया सामान और सर्विस का मतलब हो गया सेवा। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस की इंपोर्ट वैल्यू एक्सपोर्ट्स की तुलना में बढ़ जाती है तो उसे करंट अकाउंट्स डेफिसिट कहा जाता है। मतलब कि इंपोर्ट वैल्यू मतलब आयात करने का जो कीमत होता है वह एक्सपोर्ट मतलब कि निर्यात करने की तुलना में बढ़ जाता है तो उसे करंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है। इसका असर देश के बैलेंस पेमेंट पर होता है। साथ ही करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने से करेंसी की वैल्यू भी घट जाती है। मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट यदि होगा तो रुपया का वैल्यू जो होगा वो घट जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट को GDP के मुकाबले परसेंट में लिखा जाता है। यह भी जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट का बहुत बड़ा हिस्सा यह होता है ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ने का मतलब एक देश ज्यादा खरीद रहा है और कम बेच रहा है। ठीक है, मतलब कि जैसे चाइना से हम लोग ज्यादा खरीदते हैं और कम बेचते हैं तो उसके साथ, चाइना के साथ हमारा क्या है, ट्रेड डेफिसिट है। अब अमेरिका के साथ देखते हैं तो हमारा ट्रेड सरप्लस है। मतलब कि अमेरिका से जितना हम लोग खरीदते हैं उससे ज्यादा उसको निर्यात करते हैं। ठीक है, जब निर्यात के मुकाबले आयात बढ़ता है तो उसे ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। यह भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या होती है GDP। बजट और अर्थव्यवस्था के लिहाज से GDP सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। बराबर आप लोग देखते रहते हैं, पिछला भी वीडियो मैंने जो बनाया आर्थिक सर्वेक्षण का उसमें भी GDP का बार बार जिक्र आया। ठीक है ना, देश द्वारा एक वित्त वर्ष में जितने वैल्यू की गुड्स और सर्विस पैदा की गई उसे GDP कहते हैं। ठीक है, मतलब जितना सामान जो है, जितने वैल्यू का सामान बनाया गया देश में, पैदा किया गया, और जितना सर्विस सेवा जितना पैदा किया, वो दोनों को मिला देंगे तो GDP होगा। खर्च के लिहाज से कंज्यूमर के द्वारा यानी कि उपभोक्ता के द्वारा, बिजनेस द्वारा और सरकार द्वारा जितनी रकम खर्च की गई है उसे जोड़ने पर GDP निकाला जाता है। भारत के GDP में सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे देखते हैं डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर के बारे में। तो किसी व्यक्ति या संस्थान की आय पर जो टैक्स लगते हैं वो डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आते हैं। जैसे आप देखते होंगे आपके घर में भी जो है मम्मी पापा यदि उनका स्लैब में आता होगा तो इनकम टैक्स जरूर देते होंगे, है ना। तो इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया और इनहेरिटेंस टैक्स जो हो गया उसको, वो आपका डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आता है। ठीक है, इनकम टैक्स तो आप जानते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स का कहने का क्या मतलब है, जो कॉर्पोरेट घराने हैं उन पर, जो कंपनियां हैं उन पर जो टैक्स लगाया जाता है वो भी आपका डायरेक्ट टैक्स है। अब देख लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर के बारे में। ऐसा टैक्स जिसे उपभोक्ता सीधे जमा नहीं कराते हैं लेकिन
आपसे सामानों और सेवाओं के लिए इस टैक्स को वसूला जाता है। जैसे सिनेमा का टिकट खरीदने गए तो भैया उसमें टैक्स लग जाता है ना। फिर आप होटल में खाना खाने गए तो उसमें टैक्स लग जाता है। जीएसटी जानते ही हैं, जीएसटी आजकल हर सामान पे लगता है ना। तो ये सब जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। देश में तैयार, आयात व निर्यात किए गए सभी सामानों पर जो टैक्स लगते हैं उन्हें इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसमें सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी और उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी भी शामिल है। तो याद रखिएगा, सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी और उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। और जीएसटी भी जो है एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स ही है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति के बारे में। यह भी आप लोग देखते होंगे, हर आपका 3 महीना पर आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी लेकर के सामने आ जाती है, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर इत्यादि तय किए जाते हैं। तो मौद्रिक नीति ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति से कई मकसद साधे जाते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा उद्देश्य होता है उसका, ठीक है, अलग अलग चीजों को नियंत्रित करने के लिए। इसमें महंगाई पर अंकुश लगाया जाता है, कीमतों में स्थिरता ला जाती है, टिकाऊ आर्थिक विकास दर का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश की जाती है। इसका मतलब है कि देश में यदि इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, मतलब कि मुद्रास्फीति है, ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, रुपया का दाम जो है वो घट रहा है, मार्केट में महंगाई ज़्यादा हो रही है ना, बैंकों पर एनपीए बढ़ रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए विभिन्न प्रकार की मौद्रिक नीतियाँ अपनाई जाती हैं, जिसमें रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है आपका, फिर आपका सीआरआर होता है, लिक्विडिटी रेशियो वगैरह जो होता है उसको कम या ज़्यादा किया जाता है। आगे देख लेते हैं, इसमें जो है रोजगार के अवसर तैयार करना भी इसके एक उद्देश्यों में शामिल है। अर्थव्यवस्था में नकदी की आपूर्ति पर बैंकों के कैश रिजर्व रेशियो या ओपन मार्केट ऑपरेशन से सीधे असर डाला जा सकता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के जरिए कर्ज की लागत को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता ही दिया कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के जरिए क्या होता है। आगे देखते हैं, नेशनल डेट यानी कि राष्ट्रीय कर्ज, डेट नहीं है यहाँ पे, डेब्ट होना चाहिए, इसको डेट बोला जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना वो डेट ही होता है। केंद्र सरकार के राजकोष में शामिल कुल कर्ज को राष्ट्रीय कर्ज कहा जाता है, नेशनल डेब्ट कहा जाता है। बजट घाटों को पूरा करने के लिए सरकार इस तरह के कर्ज लेती है। बजट से यदि कोई पूर्ति नहीं हो रही है, बजट में घाटा हो रहा है, तो भैया कर्ज ले लो। आगे देखते हैं, गवर्नमेंट बोरोइंग यानी कि सरकारी कर्ज। अब ये भी, इसको हिंदी में तो सरकारी कर्ज ही कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में गवर्नमेंट बोरोइंग करते हैं। दोनों में अंतर क्या है? तो यह वह धन है जिसे सरकार सार्वजनिक सेवाओं पर होने वाले खर्च को फंड करने के लिए उधार लेती है। मतलब जो कार्यक्रम सरकार चला रही है देशवासियों के लिए, जैसे आत्मनिर्भर भारत हो गया, आपका बाकी सब जो कार्यक्रम हो गया, फ्री में आपका सिलेंडर का वितरण करना हो, जो आपका एलईडी लाइट वगैरह फ्री में दिया जाता है, सब्सिडी पर बहुत सारा सामान दिया जाता है, पढ़ने के लिए भी सब्सिडी वगैरह दिया जाता है। तो ये सब जो खर्च है आपका सार्वजनिक सेवा पर होने वाला खर्च आता है, ठीक है। और इसे ही गवर्नमेंट बोरोइंग यानी कि सरकारी कर्ज कहा जाता है। मतलब जो सरकारी योजनाएं हैं और जो आपका सब्सिडी वगैरह देने पर जो सरकार खर्च करती है, उसको चुकाने के लिए जो उधार लेती है कहीं से भी, बजट से यदि पूर्ति नहीं होती है तो उधार लिया जाता है उसके लिए भी, और वो जो उधार लिया जाता है उसी को गवर्नमेंट बोरोइंग यानी कि सरकारी कर्ज कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑफ बजट बोरोइंग यानी कि बजट के बाहर से कर्ज। ये वो कर्ज होता है जो सरकार खुद नहीं लेती, लेकिन इसे सरकार के निर्देश पर किसी सरकारी काम या प्रोजेक्ट के लिए ही लिया जाता है। उदाहरण के लिए सरकार का एक बड़ा खर्च होता है फूड सब्सिडी देना, ठीक है। 2020-21 में सरकार ने कुल बिल 1,51,000 करोड़ में से सिर्फ 77,892 करोड़ का ही बिल दिया। बाकी का बिल नेशनल स्मॉल सेविंग फंड के जरिए चुकाया गया। यहाँ नेशनल स्मॉल सेविंग फंड के जरिए ऑफ बजट बोरोइंग की गई, ठीक है। तो यहां पर उदाहरण के साथ भी आपको समझा दिया गया है कि ऑफ बजट बोरोइंग क्या होता है। मतलब सरकार जो है वो खुद तो कर्जा नहीं ले रहा है, लेकिन सरकार के ही निर्देश पर जो है किसी काम या प्रोजेक्ट के लिए इसको लिया जाता है। जैसे मान लिया कोई पुल बनाना है, एक और उदाहरण दे देता हूं, मान लिया कि पुल बनाना है, ठीक है, और पुल बनाने का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, सरकार उस पर खर्चा नहीं करना चाहती है, तो उसके लिए जो कर्ज लेगी पुल बनाने वाली कंपनी, वो होगा आपका ऑफ बजट बोरोइंग, ठीक है।
आगे देखते हैं इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। अब पिपली लाइव का गाना तो आप सबको याद होगा कि सैया तो खूब ही कमाता है, महंगाई डायन मार जाता है या खाया जाता है। ठीक है, तो कुछ समय के लिए जब किसी इकोनॉमी में, किसी अर्थव्यवस्था में सामानों और सेवाओं की कीमतों का दाम बढ़ जाता है तो उसे महंगाई कहते हैं। जब आम वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं तभी करेंसी की हर यूनिट से कुछ सामान और सेवाएं खरीदी जाती हैं। भारत में अभी होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए महंगाई को मापा जाता है। ठीक है, इसमें आपका WPI कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। ठीक है, तो इन दोनों के आधार पर जो है आपका महंगाई मापा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इनकम टैक्स यानी कि आयकर। ये क्या होता है ये तो सब लोग जानते होंगे। सैलरी, निवेश, ब्याज जैसे विभिन्न साधनों से होने वाली इनकम अलग अलग स्लैब के तहत टैक्सेबल होती है। ठीक है, जिस पर टैक्स लिया जाता है, यानी कि इनकम पर जो टैक्स लिया जाता है, आय पर जो टैक्स लिया जाता है उसे इनकम टैक्स यानी कि आयकर कहते हैं। इनकम टैक्स के तहत भी आपको कई तरह के टर्म सुनने को मिलते हैं और उन टर्म्स के बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो इनकम टैक्स तो खैर सब लोग जानते होंगे, अधिकतर लोग ऐसे होंगे जो कि टैक्स चुकाते होंगे ईमानदारी से। आपके माता पिता भी यदि सरकारी नौकरी में है तो जरूर चुकाते होंगे। आगे देखते हैं तो क्या होता है ग्रॉस इनकम। इनकम टैक्स के तहत ही आपका ग्रॉस इनकम आता है। तो ग्रॉस सैलरी वह अमाउंट होता है जो कंपनी की तरफ से आपको सैलरी के रूप में मिलता है। ग्रॉस सैलरी में बेसिक सैलरी यानी कि HRA, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, महंगाई भत्ता या DA जो होता है, फिर आपका स्पेशल अलाउंस जो होता है, उसके अलावा अन्य अलाउंस, लिव इनकैशमेंट इत्यादि होते हैं। ठीक है, ग्रॉस सैलरी को टेक होम सैलरी भी कहा जाता है, जो सैलरी आप घर लेकर के जाते हैं। टैक्सेबल इनकम की गणना के लिए ग्रॉस इनकम पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पहला स्टेप होता है। ठीक है, मतलब कि आपका जो इनकम टैक्स लगाना होता है उसके लिए ग्रॉस इनकम को जानना सबसे पहला स्टेप होता है। ठीक है, आपकी ग्रॉस इनकम कितनी है ये आपकी कंपनी की तरफ से दिए गए फॉर्म 16 में लिखा होता है। ठीक है, तो यह जो फॉर्म है यह भी आप जानते ही होंगे। अपने यदि आप नहीं जानते हैं तो अपने माता पिता से पूछिएगा। ठीक है, कि ग्रॉस सैलरी के लिए उनको जो है फॉर्म 16 दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। मैंने तो अपनी माँ का देखा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है नेट इनकम। जब आप ITR फॉर्म भरेंगे, ITR फॉर्म मतलब क्या हो गया, मतलब कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, वो फॉर्म भरेंगे, वहां शुरू के कुछ पॉइंट्स भरने के बाद ही आपके सामने नेट सैलरी का एक कॉलम आता है। ठीक है, इसे आपको भरना नहीं होता है, ये अपना आप भर जाता है। मतलब कि जब आप भरने जाएंगे इसको तो ये इसको ग्रॉस इनकम भरेंगे ना तो वैसे ही नेट इनकम जो है वो आपका भरा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये होता क्या है। दरअसल आपकी ग्रॉस सैलरी में से जब लीव, ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, अर्नड लीव इनकैशमेंट जैसे तमाम अलाउंस को घटा दिया जाता है तो ये आपकी नेट सैलरी बन जाती है। मतलब सारे अलाउंस हटा दिए जाते हैं। आगे देखते हैं, अब देखते हैं कि टैक्सेबल इनकम क्या होता है। जब आपकी नेट सैलरी निकल आती है तो उसमें से आपकी सेविंग और डिडक्शन को घटाया जाता है। अब सेविंग और डिडक्शन क्या हो गया, जैसे कि आपने क्या बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस करवाया हुआ है या फिर किसी और तरह का इंश्योरेंस करवाया होता है तो भैया जब ITR भरते हैं उस समय जाकर के निकालते हो ना कवर्ड से कि भैया निकालो जल्दी जल्दी ताकि टैक्स कम लगे। तो ये सब जो होगा उसी को कहते हैं हम लोग जो है आपका सेविंग्स और डिडक्शन। उसको जो है आपकी नेट सैलरी से घटाया जाता है। ठीक है, और सेविंग्स को घटाया जाता है। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का कम किया जाता है। आपकी तरफ से टैक्स बचाने के लिए 80C के तहत किए गए निवेशों को घटाया जाता है। आपकी तरफ से दिए गए हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम को घटाया जाता है। किसी तरह के मेडिकल खर्च को आप दिखाते हैं तो उसे भी घटाया जाता है। साथ ही इसमें किसी प्रॉपर्टी से हुई कमाई या फिर किसी अन्य सोर्स से हुई आमदनी को भी जोड़ा जाता है। यह सब होने के बाद सीधे सीधे इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट की रकम को घटाया जाता है, जो कि मौजूदा समय में 2.5 लाख रुपए आम आदमी के लिए है। इन सब के बाद जो इनकम बचती है वह टैक्सेबल इनकम होती है जिस पर आपको टैक्स चुकाना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टैक्सेबल इनकम के बारे में।
तो ये थे वो टर्म जो आपको बजट में कल जरूर देखने को मिलेंगे, और जब आप अच्छे से समझ जाइएगा और यदि कोई पूछता है और उसको समझा दीजिएगा तो आपको भी गर्व होगा कि हाँ भैया हम जानते हैं, और उस समय थोड़ा सा धन्यवाद हमको भी दे दीजिएगा, है ना। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट करना है कि हमारा जो बैच है वो सब शुरू हो चुका है। तो घर बैठे कीजिए पीसीएस की तैयारी। उसके लिए क्या करना है, व्हाट्सएप करना है आपको 9525360283 पर, और चैनल तो आपने सब्सक्राइब किया ही हुआ है तो आप जो है वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए, और जुड़िए हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम से। इसमें जो है आपको जीएस का पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, पीटी और मेंस दोनों के लिए। करंट अफेयर्स नोट्स भी दिया जाएगा जो कि पीडीएफ फॉर्म में होगा, और टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग वगैरह का भी व्यवस्था किया जाएगा। अब पीसीएस कोर्स जो है उसका पूरा फी है आपका 3000 रुपया। बीपीएससी 67 के लिए स्पेशल बैच हमारा चल रहा है, उसका आपका 2500 रुपया है पूरे कोर्स का। बीपीएससी स्पेशल नोट्स भी आप ले सकते हैं जो कि रेडी है, वो 500 रुपये में आप चाहे तो ले सकते हैं। और करंट अफेयर जो है वो RS50 पर मंथ, यानी कि 50 रुपया प्रति महीना आप ले सकते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में जाने की ज़रूरत नहीं है, अधिकतर लोगों के पास उतना पैसा भी नहीं होता है कि अफोर्ड कर सके। तो घर बैठे खुद से तैयारी कीजिए, खुद से मेहनत कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे प्रोग्राम से जुड़िए, हम आपकी पूरी सहायता जरूर करेंगे। आपको नोट्स वगैरह सब कुछ यहाँ से मिलता रहेगा, और बाकी जितना भी गाइडेंस है वो सब भी मिलता रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और घंटी का आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अब हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।